प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास पढ़ा, फिर उत्तर बाल्यावस्था में पढ़ा और उसके बाद आज हम किशोर अवस्था में विकास की बात करने वाले हैं। इसका भी बहुत ही एक संक्षेप में हम चीज़ों का डिस्कस करेंगे, ताकि हम कम से कम उसका एक ओवरव्यू, एक चीज़ें थोड़ी-सी हमारे साथ में टच में आएँ, बाकी डीप में यदि रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम उसके टच में आना चाहते हैं, उस वोकैब्युलरी गेन करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है इनमें, क्या-क्या चीज़ें हैं, कब से कब तक की उसकी स्टेज है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो आज हम किशोर अवस्था में विकास पर आगे अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कि किशोर अवस्था का एक परिचय या उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है इसको समझना और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं हमारी जो लाइफ में, या हमारे बच्चों को समझने के लिए, हमारे लिए समझना इसको क्यों ज़रूरी हो गया है, यानी शिक्षक को इसे समझना क्यों ज़रूरी हो गया है। तो किशोर अवस्था को एक क्रांतिकारी काल माना गया है, क्योंकि यहाँ ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ट्रांजिशन पीरियड पर, जो संक्रमण काल जो है। तो अधिकांश मनोवैज्ञानिक और शिक्षक इस बात पर सहमत होते हैं, सबसे गंभीर चुनौती जो आती हैं वो इसी अवस्था के विद्यार्थियों के साथ में आती हैं, जो शिक्षार्थी हैं। उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, क्यों आती हैं? क्योंकि ये एक ऐसे पीरियड में होते हैं, ना तो वो अपने आप को उत्तर बाल्यावस्था वाली स्थिति में पाते हैं, यानी बाल्यावस्था वाली स्थिति में, और ना ही अपने आप को एज ए वयस्क की अवस्था में पाते हैं। वो बीच में पड़े हुए होते हैं। ये एक ऐसा संधि काल होता है जहाँ बाल्यावस्था की सुरक्षा समाप्त होती है और व्यस्त अवस्था की जिम्मेदारियां दस्तक देती हैं। इस संधि काल पर भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा जो काल है वो संधि काल के नाम से जाना जाता है। इस पर भी क्वेश्चन बनाया हुआ उन्होंने, या कौन सा ट्रांजिशन पीरियड के नाम से जाना जाता है, तो वो एडोलसेंस है। इस पर भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के नॉर्मल फैक्चुअल क्वेश्चंस वो बनाता है कि कौन से काल को हम एज ए ट्रांजिशन पीरियड या संक्रमण काल के नाम से जानते हैं, या संधि काल के नाम से हम लोग उसको समझते हैं। तो आप हम स्पष्ट कर रहे हैं किशोर अवस्था है। तो चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन। दूसरी हमारी बात आती है कि किशोर अवस्था की आयु सीमा जो है वो कहाँ से निर्धारित होती है। ये हम लोग थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके स्टेजेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं कि 13 वर्ष से, क्योंकि वो 12 वर्ष तक खत्म हो गई थी हमारी, 6 से 12 की जो अवस्था वो आई थी हमारी, 2 से, एक तो हमारा 2 से 6 आ गया था, एक 6 से 12 आ गया था। अब ये 13 से, यानी कि हमारे आरंभ होकर के 19 और 22 तक एज तक चली जाती है। तो विकास की जटिल प्रक्रिया को भी 3 उपचरणों में विभाजित किया गया है। जनरली तो इसको हम एडोलसेंस स्टेज बोलते हैं, लेकिन एडोलसेंस स्टेज में भी हमने, जब हमने स्टेजेस हम पढ़ी थी हमने, तो उसमें हमने ये पढ़ी थी तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, पॉवर्टी या प्री एडोलसेंस स्टेज। ये आप उसमें देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक था इसका पीरियड। और अर्ली एडोलसेंस स्टेज को भी हम वहाँ पर पढ़ के आए थे, और लेटर एडोलसेंस स्टेज, तीनों स्टेजेस हमने वहाँ पर जो अपनी जब हम पढ़ रहे थे स्टेजेस को, तो उसमें हमने पढ़ा था। ओवरऑल ये तीनों स्टेजेस मिला करके ये एडोलसेंस स्टेज ही क्रिएट हो रही हैं। तीनों की तीनों ये एज ए एडोलसेंस ही हैं। इसमें 3 पार्ट कर दिए हैं, प्री एडोलसेंस, अर्ली एडोलसेंस और लेटर एडोलसेंस। ये 3 पार्ट कर दी। सर इस पर जो क्वेश्चंस जो बनाता है, वो ट्रांजिशन पीरियड पर जब क्वेश्चन आया था उसका, तो कि कौन से पीरियड को, ट्रांजिशन पीरियड में उसने जो क्वेश्चन दे रखा था वो प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था और बाल्यावस्था, इस तरह से करके दिखा रखा था। और उसमें क्वेश्चन जो था सीधा किशोर अवस्था ना दे करके उसने उत्तर किशोर अवस्था दे रखा था, यानी कि लेटर एडोलसेंस दे रखा था उसने, ऑप्शन जो बना रखा था। तो जनरल सी बात है कि है तो किशोर अवस्था ही, तो जो उसका ट्रांजिशन है संधि काल है। इस तरह से उसने वहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये मैंने इसलिए प्रकाश डाला कि ये इस तरह से, ताकि आपको याद रहे, कहीं ऐसा फंस जाए आप सोचने लगें कि अच्छा उसमें तो किशोर अवस्था की बात हुई थी, कि जो हमने तो किशोर अवस्था बताया था, कि ये इसमें उत्तर किशोर अवस्था कैसे आ गया ऑप्शन में। तो ये जनरली एक ही चीज़ है, इसको आप समझें। यदि इसके और डीप में जाना चाहेंगे तो आप स्टेजेस पे आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक उसकी स्टेज है, वो हम ऑलरेडी वीडियो में उसमें बता चुके हैं और बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं चीज़ों को। तो जब आएंगे हम कि किशोर के व्यवहार को समझने के लिए, वो उसका बिहेवियर इस तरह का क्यों हो रहा है, या संवेगात्मक ज़्यादा क्यों हो रहा है, या चीज़ों को अपने को कैसा फील कर रहा है समाज के अंदर, उन सब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा उसके शारीरिक जो उसका विकास है, उसका जो सामाजिक विकास है, उसका संवेगात्मक विकास है, या उसका मानसिक यानी कि कॉग्निशन जो है, उसका एक यूनाइटेड हमें कहीं ना कहीं स्टडी करना होगा, या इंटीग्रेटेड स्टडी करना होगा, एकीकृत अध्ययन करना होगा। एकीकृत अध्ययन मतलब इनको सबको समाहित करते हुए, यानी कि
शारीरिक का सामाजिक पर क्या प्रभाव आ रहा होगा, सामाजिक का संवेगात्मक पर क्या प्रभाव होगा और संवेगात्मक का मानसिक संज्ञानात्मक जो विकास है उस पर क्या प्रभाव हो रहा होगा। दैट इज द इंटीग्रेटेड स्टडी, यानी कि उनको मिक्स करके उनको एक तरह से ना कि किस चीज़ को किस तरह से प्रभावित कर रही है कौन सी, तभी हम उस किशोर के व्यवहार को अच्छे से हम समझ पाएंगे कि उसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं और क्यों चल रही हैं ये ऐसी, ये इस सिचुएशन में ऐसा क्यों हो रहा है, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो अवस्था केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं बल्कि व्यक्तित्व के एक संपूर्ण अस्तित्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया उसको माना गया है, यानी कि दोबारा से कहीं ना कहीं उसकी पूरी पर्सनैलिटी रिवाइज हो रही है, बन रही है। केवल उसका फिजिकल डेवलपमेंट से इसका मीनिंग नहीं है, वो अपने आप में क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, इन सब की जानकारी कहीं ना कहीं हमें ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं प्लस इसके जो टाइप्स ऑफ जो डेवलपमेंट है इसमें किस किस तरह से हो रहा है उन पे बात करने शायद आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे या इसके जो करेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे कि किशोर अवस्था की 7 प्रमुख विशेषताएं जो बताई गई हैं वो क्या क्या है और कैसे हो रहा है। इससे हम कंप्लीटली उसको समझ पाएंगे, यानी डिकोड कर पाएंगे, तो पढ़ पाएंगे बच्चे को थोड़ा सा चीज़ें समझने को मिलेंगी हमें। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो उसको एक इम्पोर्टेंट पीरियड माना गया है, ऑब्वियसली बात है वो तो क्यों माना गया है? क्योंकि ये वह समय है जिसमें प्रभाव तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों होते हैं। इसके प्रभाव जो आएँगे, ये यानी कि तुरंत भी आएँगे, इमीडिएट आपको दिख रहे होंगे कहीं न कहीं, और दीर्घकालिक यानी कि बाद के समय में भी आपको इसके प्रभाव दिखेंगे, जो यहाँ पर वो चीज़ें देख रहा है या कर रहा है। तो प्याजे ने इसके रिस्पेक्ट में जो बोला है, प्याजे की स्टेज भी आएगी इसमें, कौन-सी स्टेज में बच्चा इस टाइम काम कर रहा होता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल है उसका ये। तो इसमें उन्होंने कहा है कि तीव्र मानसिक विकास के कारण किशोर स्वयं को वयस्क समाज में संगठित मानने लगता है। यानी उसने अब क्या मान रहा है अपने आप को? यानी उसका जो मेंटल जो लेवल है, वो तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अप्रोच आ रही हैं। तो उनको वो उसको सबको समझ करके उसको ऐसे लगता है कि आप एक एडल्ट की तरह काम कर रहे हैं, आप एक वयस्क हो गए हैं और आप बड़े हो गए हैं। ऐसा मानने लगता है वो, अपनी इंटेलिजेंस के कारण। वो ऐसे सोचने लगता है कि ये जो मेरे पापा, मम्मी या ये समाज के लोग क्या जाने, इनसे तो बेटर मैं ही समझता हूँ चीज़ों को। मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। ये इनको अभी कुछ पता ही नहीं है। तो यानी वो अपने को क्या मानने लगता है वहाँ पर, अपने को एक वयस्क समाज जो था, उसमें एक इंटीग्रेटेड मानने लगता है, संगठित मानने लगता है कि मतलब उसका वो एक पार्ट है, बड़ा हिस्सा है, उसको अपने को पूर्ण रूप से एक तरह से वयस्क की तरह समझने लगता है। उसके अंदर ऐसे ही चीज़ें जन्म लेने लगती हैं। इसके परिणामस्वरूप उनमें एक यानी कि एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर, नए एटीट्यूड आने लगेगा, नई वैल्यूज़ उनके अंदर क्रिएट होंगी, नया इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ये यदि उसको सही दिशा नहीं मिली, इस एटीट्यूड क्रिएशन में, की वैल्यूज़ क्रिएशन में, उसके इंटरेस्ट क्रिएशन में, तो वो कहीं न कहीं हमारे लिए विद्रोह या खतरनाक हो सकती हैं, और यदि उसको सही दिशा मिलती है, एक मार्गदर्शन सही मिलता है, तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। तो इस समय उसे सही दिशा न मिले, तो यही नया बोध विद्रोह का कारण बन जाएगा। यानी कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो नया बोध जो वो कर रहा है, जो चीज़ें समझ रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए खतरनाक हो जाएगी यदि उसको हमने प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी है। क्योंकि उसको एक उसके अंदर एक ऑब्वियसली एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट होगा, जब वो देखेगा कि अच्छा, ये लोग तो जानते ही नहीं है मुझसे बेटर, इससे बेटर तो मैं ही समझता हूँ चीज़ों को। या अपनी वैल्यूज़ को समझने लगेगा वो। जो उसके मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं या जो सामाजिक मूल्य हैं, उनको समझेगा। तो अपने को एक अलग इमेज बनाने की कोशिश करेगा। उसको हम यदि हम साथ-साथ उसको एक तरह से रिवाइज़ नहीं कराएँगे उसकी चीज़ों को, तो कहीं न कहीं वो गलत जा सकता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग कहीं न कहीं गलत दिशा में जा सकती है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है, इसलिए इन्होंने राजी ने इस पे भी बोला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ट्रांजिशनल पीरियड, जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, परिवर्ती अवस्था, जो कि पूछा गया था। परिवर्ती अवस्था कौन-सी अवस्था को या कौन से काल को बोला गया था? तो परिवर्ती अवस्था या ट्रांजिशनल पीरियड, इस क्षण में किशोर बाल्यावस्था की आदतों का परित्याग करके परिपक्व सामाजिक भूमिकाएँ को अपनाता है। यानी कि मैच्योर सोशल रोल्स जो होते हैं, उनको कहीं न कहीं वो अटेंड कर रहा होता है, और जो उसकी बाल्यावस्था की जो आदतें थीं, कहीं न कहीं उनको वो छोड़ रहा होता है। उसको ऐसा जो पहले तो उसने
उत्तर बाल्यावस्था में आते-आते बेबीज़ जो बिहेवियर थे, जो बचपन की जो आदतें थी उनको छोड़ दिया। अब बाल्यावस्था की भी जो आदतें थी उनको भी वो छोड़ रहा है और एक मैच्योर सोशल रोल की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि सामाजिक भूमिकाओं की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि उससे उम्मीदें की जा रही थी। जैसा कि हमने पहले उसमें डिस्कस किया था जब हम विकास को पढ़ रहे थे, यानी कि विकासात्मक पाठ, विकासात्मक की जो बात कर रहे थे, यानी कि जो एक समाज उस बच्चे से उम्मीदें करता है, वो सूची जो विकासात्मक पार्ट थी, तो यानी कहीं न कहीं उन जो रोल्स को वो निभाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मैच्योर सोशल रोल्स जो हैं, उनको अपनाता है वो, जो विकासात्मक पार्ट हैं उनको। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है? केवल शिक्षक का काम एक कुशल मार्गदर्शक की तरह ही है, केवल उसको वो देख रहा है और उसको डायरेक्शन दे रहा है। संक्रमण के दौरान मानसिक स्थिरता प्रदान करें, यानी इतना उथल-पुथल होगा, उसके संवेगों में इतना परिवर्तन आएगा, इतने चेंजेज़ होंगे, वो समझ ही नहीं पाएगा। तो उसको एक डायरेक्शन देना हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी होती है एडोलसेंस में, कि वो चीज़ों को थोड़ा क्लियर करे, उसके अंदर जो संदिग्धताएँ बनी हुई हैं, वो क्लियर हों और वो एक सही रास्ता अपना पाए। दैट इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड, क्योंकि जब हम दूसरे उसमें बदलते हैं, तो बहुत चीज़ों को फेस करते हैं। जैसे कि आज भी, अभी भी, अब हम लोग जो आई थिंक जो 35 मैं समझता हूँ से लेकर के 45 और 50 तक के एज के जो लोग हैं, वो भी ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं। वो कैसा ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। शायद अब की जो पीढ़ी है वो ना देख पाए, या उससे पहली जो पीढ़ी थी वो नहीं देख पाई होगी। जितना चेंजेस हम 35 से और 45-50 साल के एज के लोगों ने देखे हैं। कारण मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग ऐसे एक दौर से गुजर के आए हैं कि जहाँ पर कभी एक मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, या होता था तो बहुत रेयरली होता था, और आज हम ऐसे युग पर आ गए हैं जहाँ एआई काम कर रहा है। तो कितने जबरदस्त ट्रांजिशन पीरियड से हम लोग गुजरे हैं। शायद मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाली पीढ़ियाँ इतनी तेज़ी से, इतना फास्ट ट्रांजिशन पीरियड से गुजरेंगी, जितना कि हम लोग गुजर के आए हैं। उस ऐसे पीरियड से निकल के आए हम लोग जहाँ कुछ नहीं था। मु जो सुविधाएँ थी वो हमारे पास नहीं थी। इतनी सुविधाएँ नहीं थी। आज हम इस दौर में आ गए एआई के दौर में। अब तो जो बच्चा आ रहा है वो तो ऑलरेडी एआई के दौर में आ रहा है। उसको इतने चेंजेज़ नहीं मिलेंगे, जितने चेंजेज़ हमने फेस करे हैं। डीप जाएँगे उधर चीज़ें, उधर नहीं जाएँगे अब हम। तो ट्रांज़िशन पीरियड में मतलब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जो अपने आप को किस तरह से मूव कर रहा है, तो उसमें हमें उसको सहायता करनी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं नैतिक स्थिति, यानी अभी वो खुद को समझ नहीं पा रहा है, यानी कि उसकी जो व्यक्तिक स्थिति है, इंडिविजुअल सिचुएशन है कि वो क्या है, स्थिति में बैठा होता है वो। क्यों? अब इसको भी हम समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? किशोर न तो बच्चा रहता है और न ही पूर्ण वयस्क माना जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यदि वो बड़ों की तरह काम करता है एकदम से, अपने को बड़ा समझने की कोशिश करता है, तो उसको दबा दिया जाता है, झिड़क दिया जाता है या बोल दिया जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हो क्या? कितना बड़ा समझ रहे हो? तुम्हें पता भी है कैसे काम होते हैं, कैसे चलता है काम? तो वो पूर्ण वयस्क ही समझा जा रहा है। हाँ, वो बच्चा ही समझा जा रहा है, क्योंकि यदि वो बच्चे की तरह हरकत करेगा तो उसको तुरंत हम ये कहेंगे, तुम क्या इतने छोटे बच्चे हैं क्या अभी? अब तुम्हें इतनी समझ नहीं आई है क्या अभी? तो वो खुद ही मतलब समझ नहीं पाता है, उसकी अस्पष्ट स्थिति होती है। इंडिविजुअल स्टेटस उसको खुद नहीं पता है अपना कि मैं क्या हूँ? वो पहचान को, अपनी आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में रहता है। एरिक्सन ने इसे पहचान का संकट कहा है। भी आपका बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहचान का संकट या आइडेंटिटी कन्फ्यूजन कौन सी अवस्था में क्रिएट होता है और क्या है इसका? अपने को ही, अपनी आइडेंटिटी को कहीं न कहीं वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो किशोर के अंदर खुद से क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रश्न से जूझता है कि समाज में मेरी भूमिका क्या है? मैं क्या हूँ? क्या मैं बच्चा हूँ या पूर्ण वयस्क हूँ? जिससे भ्रम उसे मानसिक रूप से बेचैन रखता है। यानी इसी से उसमें एक बेचैनी, उसमें उथल-पुथल, उसके इमोशंस में वो सब चीज़ें कहीं न कहीं आना शुरू करती हैं। इसी कारण से, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता, ना तो उसको वयस्क माना जा रहा है, ना उसको बच्चा माना जा रहा है। तो वो फँस जाता है इस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन में। और उसकी विशेषता अगली है कि समस्या उम्र, ए प्रॉब्लम एज। किशोरावस्था समस्याओं की दृष्टि से अत्यंत गंभीर है। इस समस्याओं के दृष्टिकोण में देखें तो गंभीरता क्यों है?
इसका भी एक वही कारण है। इसका प्रमुख कारण है किशोर अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पाता। ये लगता है कि उसके माता-पिता और शिक्षक उसकी स्थिति में से अनभिज्ञ हैं। ये संवेदनहीनता अक्सर बड़े संघर्षों को जन्म देती है। यानी उसको खुद तो ये सोचता है कि जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी होती हैं जिनको वो शेयर भी नहीं कर पाता है हम लोगों के साथ। इसलिए कहा जाता है कि उसके साथ एक मित्रतावत बिहेव करिए, व्यवहार करिए, क्योंकि वो ऐसे ट्रांज़िशन दौर में होता है, यदि वहाँ पर हम उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, माता-पिता भी यदि अपने एडोलसेंस के बच्चों के साथ यदि उस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं वो गलत डायरेक्शन ले सकते हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता है, या वो ये समझते हैं पता नहीं हमारी स्थिति को वो समझ भी रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। उनके अंदर ही अंदर प्रश्न बनते रहते हैं। तो इसका सीधा-सा मतलब है कि हमें शिक्षकों को या माता-पिता को उनके साथ खुल करके उनकी समस्याओं के उनके समाधान के लिए हमें बातचीत करनी चाहिए, ताकि उनको एक सॉल्यूशन मिले। पता होता है वो खुद समाधान उसका नहीं ढूँढ पा रहा है, यानी उसको रिक्वायरमेंट है एक स्कैफोल्डिंग, एक आधारभूत एक सहायता की आवश्यकता है कि आप उसे थोड़ा-सा आप गाइड करिए, आप उसको क्लू दीजिए। तो वो कोई प्रॉब्लम जो उनको फेस कर रहा है, उनसे वो निकल पाए, आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, विशिष्टता की खोज, सर्च फॉर आइडेंटिटी। यहाँ देखिए अब कुछ और ही हो रहा है। किशोर अपने साथियों के समूह में एक विशिष्ट पदवी या स्थान बनाना चाहता है। ये हम खुद फील करते हैं अपने से ही, अपनी ही स्थिति या साइकोलॉजी को हम समझ लें। यदि हम एडोलसेंस में थे तो हम कैसा सोचते थे। डिक्सन ने कहा है, इसे अहम विशिष्टता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईगो आइडेंटिटी कहा है कि अपनी एक ईगो, अपनी एक आइडेंटिटी वो बनाना चाहता है। मैं सबसे अलग हूँ, विशिष्टता की खोज कर रहा है। आप मेरे जैसे नहीं हैं। हैं भी तो वो अपने को यूनिक दिखाने के लिए नए-नए तरीके, नए-नए करतब, नए-नए कार्य करते हुए दिखता है। नहीं, जैसे वो विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहनना, जो उसके दोस्तों ने या किसी ने भी नहीं पहने थे। अभी इससे पहले लेटर चाइल्डहुड में यदि हमने बात करी थी, उत्तर बाल्यावस्था में हमने बात करी थी, तो उसमें तो क्या था कि वो अपने गैंग के ग्रुप की तरह से काम करना चाहता है। अब वो स्पिरिट से बाहर आ गया है। अब अपने उसके अंदर एक ईगो आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है। एक अहम विशिष्टता की समस्या आ गई है। अपनी आइडेंटिटी खोज रहा है कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं कुछ डिफरेंट हूँ। उनसे अलग एक विशिष्ट प्रकार के कपड़े पहनना या अलग हेयर स्टाइल रखना, तो अपनी इमेज, अपनी पहचान, अपनी विशिष्टता बनाने की कोशिश करता है। वो यूनिक दिखाने की कोशिश करता है। या स्कूटर, साइकिल को नए ढंग से चलाना, क्या करके चलाना या कुछ स्टाइलिश चलाना, और ऐसे इन स्टंटों के चक्कर में ही आपने अर्लियर का भी, अभी आजकल की घटना आपने देखी होगी शायद, या 2-4 दिन की है कि वो गुड़गाँव हाईवे पे या कहाँ, वहाँ पे एक बच्चे ने या किसी ने वो गाड़ी को उसमें जो ऊपर जो बैनर वगैरह होते हैं उसमें घुसा दिया है। अब ये काफ़ी वायरल हो रहा है उस पर। ये सब क्या है? वो अपनी विशिष्टता की खोज की कोशिश में लगे पड़े हैं। वो ऐसे बच्चे हैं, अब तो बड़े-बड़े लोग भी कर रहे हैं। मतलब अपने को यूनिक दिखाने की कोशिश है। ईगो आइडेंटिटी है जिसको वो सैटिस्फाइड करने के लिए भाग रहे हैं। जबकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। पहचान बनाने की तड़प का ही परिणाम होता है जो हम ऐसा देख पा रहे होते हैं। आइडेंटिटी अपनी विशिष्ट पहचान के लिए कोशिश करता हुआ वहाँ पर हमें कहीं न कहीं वो दिख रहा होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। एवन रियलिज़्म, यानी वो इतनी कल्पनाओं में जीता है, जवाब नहीं, वो तो होता ही नहीं है। ऐसा टाइम, ऐसी सोच उसकी होती है कहीं न कहीं, सपने यानी कल्पनाएँ। तो कहा है, शोध बताते हैं किशोर अक्सर धरातल से दूर ऊँची और अवास्तविक आकांक्षाएँ पाल लेते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, ऐसा करूँगा, ऐसी गाड़ी लूँगा, ऐसा बंगला होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसा मेरा मकान होगा। अपनी फैमिली तक के लिए भी पूरा सपने बना लेता है। ऐसी वाइफ़ होगी, ऐसे बच्चे, ऐसे ये करना है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है वो। इसमें वास्तविकता के उसमें ही। रियल उसको कुछ नहीं है, धरातल से बहुत ऊपर उठ कर के।
चाहे वो किसी भी स्टेज में कैसा ही भी है, वो तो तब उसको बाद में पता लगता है जब वो संघर्ष करके और जब वो देखता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और हम जब उसको सॉल्यूशन के लिए ढूँढते हैं, तब उसको रियलिटी जो है उसको पता लगता है और वो धरातल पर फिर से आके पड़ता है और तब वो ज़मीन अपनी बनानी शुरू करता है। तो इस समय ऐसा समय होता है जहाँ पर वो धरातल से बहुत ऊँची उड़ान में और अवास्तविक आकांक्षाओं में चला जाता है और कभी-कभी इसमें बहुत से बच्चे यदि उनको सही गाइडेंस ना हो या ना की जाए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं और जब उनकी वास्तविकता इन आकांक्षाओं से मेल नहीं खाती हैं, ऐसा नहीं होते हुए दिखता है, तो उनमें संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसा फ़ील कर लिया होता है सब चीज़ें। तो इमोशनल अनस्टेबिलिटी उनके अंदर क्रिएट हो जाएगी, संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाएगी और जिसका परिणाम हम देखते हैं क्रोध और कुंठा के रूप में कहीं न कहीं वो बाहर निकलती है क्योंकि उसने ऐसा फ़ील कर ली होती हैं चीज़ें और जब वो नहीं होती हुई दिखती हैं पूरी, तो उसको गुस्सा आता है, कुंठा होती है, इवन देन क्रिमिनल तक बन जाता है वो, तक बन जाता है क्योंकि उनको पाने के लिए वो गलतियाँ करता है, बड़े-बड़े ऐसे क्राइम करने लगता है, क्योंकि उसकी जो उड़ान है, जो उसके सपने हैं, वो उनको वो पाना चाहता है। तो उसको यदि प्रॉपर काउंसलिंग ना दी जाए, तो ऐसी घटनाएँ जन्म ले सकती हैं। क्योंकि वो उसका इमोशनल अनस्टेबिलिटी की कंडीशंस पैदा होती है, तो उसको स्टेबल में लाना है, उसको समझाना होगा। और वो केवल एक काउंसलिंग उसका प्रोसेस है बस। तो लास्ट चलते हैं, व्यस्तता की दहलीज। यानी कहाँ खड़ा है वो? 18-19 वर्ष आते-आते किशोर स्वयं को पूर्ण व्यस्त समझने लगता है। इसे स्वतंत्रता के भ्रम, नकली व्यवहारों जैसे धूम्रपान, मदिरापान, नशीला दवाओं की ओर आकर्षित हो सकता है। यानी अब वो अपने को क्या मान रहा है? दहलीज पर आके अपने को पूर्ण व्यस्त समझ रहा है और वो भ्रम में है। तुम अब पूर्ण रूप से अब आप व्यस्त हो गए हैं, पूरे स्वतंत्र हैं अब। अब आप जो भी करेंगे, जैसे करेंगे, आपको स्वतंत्रता है। आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई रोक-टोक नहीं है आप पर। उन्हीं वजहों से वो बड़े-बड़े स्टेप्स लेने लगता है जो कि उसे अभी पता भी नहीं था। जैसे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि जो अच्छी फैमिलीज़ होती हैं तो वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करते रहते हैं और जो थोड़ा नॉर्मल फैमिली है या नहीं कर पाएँगे यदि उनकी काउंसलिंग, तो वो अक्सर जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं वो धूम्रपान में, मदिरापान में, नशीली दवाओं के आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वो अपने को, मैं देखता हूँ 8वीं के बच्चे ही या 9वीं के बच्चे ही, 9वीं क्लास, 8वीं क्लास के बच्चे ही ऐसे-ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं, वो अपने को ऐसे समझते हैं कि हम तो बड़े हैं। हमें ऐसा मैंने फ़ील किया, मैंने देखा है और वो लेबर करने लगेंगे या अपने स्वतंत्रता से काम करने लगेंगे, किसी भी कहो तो भट्टा पे काम करने लगे, ईंटें पाथ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने को इतना बड़ा समझने लगते हैं और वो धूम्रपान, मदिरा सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। अपने को अलग एक फैमिली, एक लाइफ़ समझने लगते हैं वो। क्योंकि उनको भ्रम है स्वतंत्रता का, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि अभी वो बड़े नहीं हुए हैं। तो उनके चरित्र निर्माण की सबसे नाजुक सीमा है, यदि उसको ये ना बताया जाए या ना समझाया गया, तो वो ऐसा फँस जाएगा उस स्वतंत्रता के जाल में, उस भ्रम में, वो इससे ट्रैप कर लेगी उसको, उसकी वो फ्रीडम का जो जाल है, वो कभी निकल नहीं पाएगा। चीज़ों को यदि हम उन क्वालिटीज़ को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि हमें पता होगा, शायद उसको एक बेहतर काउंसलिंग हम लोग कर पाएँगे और उसको एक निर्देशन कर पाएँगे कि आप ऐसा मत करिए। हम अब वन बाय वन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अ, हुँ, लैंगिक परिपक्वता, फिजिकल डेवलपमेंट पे थोड़ा-सा मैं बात करने वाले हैं और मेनली यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट से मतलब ही जनरली यदि देखा जाए, तो वो उसकी लैंगिक परिपक्वता से मतलब होता है, मेनली। क्योंकि शारीरिक परिवर्तन किशोर की आत्म छवि यानी कि सेल्फ इमेज की प्राथमिक निर्माता माने जाते हैं, यानी कि उसका इमेज वहाँ से कहीं न कहीं क्रिएट हो रहा होता है। जैसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा-सा, जो तुलनात्मक विश्लेषण जो है, कि 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियाँ, लड़कों की तुलना में औसत रूप से अधिक लंबी दिखती हैं। यानी कि वो थोड़ा जल्दी मैच्योर एडोलेसेंस में
जल्दी से मैच्योरेशन उनके अंदर ऐसा फ़ील होता है, दिखती हैं, वो यंग दिखने लगती हैं बहुत जल्दी से ही। जबकि जो बच्चे हैं वो थोड़ा-सा कम टाइम बाद शरीर बढ़ता है, उनका पूरा शरीर जो एक दुबला-पतला सा वो शरीर है, धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होता है। बॉडी का डेंसिटी जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। इन सेंस में यदि कहूँ, तो हालाँकि 16 वर्ष के बाद लड़के ऊँचाई और वज़न में बढ़त बना लेते हैं, जो वयस्कता का एक स्थायी रहती है, वो उसी हिसाब से फिर आगे बढ़ जाती है। ये उनका एक तुलनात्मक अध्ययन था, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं वैसे हमें। तो यौन परिपक्वता, जहाँ पर जो उसका जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कहीं न कहीं जन्म ले लेते हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल है। और यहाँ पर यदि उनको, लड़कों को और लड़कियों को ये चीज़ें ना समझाई जाएँ या उनको इस तरह की काउंसलिंग ना की जाए, सोशल काउंसलिंग यदि ना की जाए, तो उसके बहुत ही दुष्परिणाम या घातक परिणाम हो सकते हैं। तो उनको मैं समझता हूँ, सोचता हूँ ज़रूर 100% उनकी काउंसलिंग इस चीज़ में होना ही चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, वो ऐसा फ़ील करते हैं क्योंकि इतनी तेज़ी से उनके अंदर वो परिवर्तन होते हैं कि उनके मन में एक अजीब-सा कोलाहल, तनाव ऐसा फ़ील होता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? एकदम से कहो तो लड़कों में दाढ़ी, मूंछ आ रहे हैं, आवाज़ का भारीपन, अजीब-सा वो फ़ील करते हैं, यार तेरी आवाज़ कुछ बदलती जा रही है, क्या हो रहा है ये तेरे साथ में? तो यदि आप उनको काउंसलिंग नहीं करेंगे, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और ऐसा ही बच्चियों के साथ हो रहा होता है। वो जितनी भी महिला शिक्षिकाएँ हैं, वो सब अच्छे से उनको गाइड भी करती होंगी, समझाती होंगी, मैं समझता हूँ। उनके भी साथ भी बहुत से ऐसे फेनोमेना हो रहे होते हैं कि वो बच्चियाँ समझ ही नहीं पाती हैं उन सिचुएशंस को, कि ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ में। तो वहाँ पर यदि हम उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेज़, बहुत सी कमियाँ कहीं न कहीं जन्म ले लेंगी। ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पीरियड है हमारे लिए काउंसलिंग के लिए, जो बच्चे को वहाँ पर हमें काउंसलिंग करना होगा इन चीज़ों को। अदरवाइज़ उनके जो तीव्र परिवर्तन है, वो कोलाहल और तनाव उत्पन्न करेंगे और जिसका सीधा प्रभाव उनके संवेगात्मक संतुलन पर पड़ने वाला है। और ऐसे कहीं न कहीं वो गलतियाँ के शिकार हो सकते हैं या कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस पे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब आते हैं अगला, बहुत इम्पोर्टेंट है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। क्योंकि इमोशनल चेंजेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। भावनात्मक और सामाजिक विकास यदि हम देखें, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट पे हम समझें, तो इस अवस्था को आंधी और तनाव की अवस्था, ये जो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि आंधी और तूफान की अवस्था कौन सी है? एडोलसेंस है, बहुत क्लियर है, शोर अवस्था है। ये किसने कहा है, ये भी पूछा गया है, किसने ये कहा है? एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो जो स्टेनल हॉल थे, स्टेनल हॉल ने ये बात कही है कि ये भी पूछ लिया गया है कई बार कि आंधी और तूफान की जो अवस्था है, एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, तो किसने कहा है? इनकी एक बुक थी, किशोर अवस्था। इनकी बुक का नाम खुद ही किशोर अवस्था था। पूरी बुक इन्होंने लिखी किशोर अवस्था पे, स्टेनल हॉल ने, जिसमें ये सब उन्होंने डिफाइन किया, बताया पूरी इस अवस्था की सारी कमियां हैं या क्वालिटीज हैं, हर चीज पे इन्होंने प्रकाश डाला उस बुक में, एडोलसेंस बुक के अंदर, और आपकी अवस्था उसको नाम दिया। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, स्टेनल हॉल हैं जिन्होंने इस चीज़ को बताया, ये सब चीज़ें। और ये सब जो संवेगात्मक उबाल या चेंजेस जो आ रहे हैं, उनका कारण क्या होता है? जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, जो अन्य ग्रंथियाँ हैं। अन्य ग्रंथियों में मेनली पिट्यूटरी एंड सेक्सुअल ग्लैंड जो हैं, आपकी ग्लैंड जो है, मेनली दोनों काम कर रही होती हैं। जो सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं, उनकी वजह से बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं, और उनको हम समझ नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं हमें तनाव या अस्थिरता फ़ील होती है, और उसी की वजह से ये हमारे सामने क्रिएट होती है। परिवर्तन संवेगात्मक तीव्रता को बढ़ाते हैं, यानी 13 से 14 वर्ष में तीव्रता चरम पर होती है, बहुत चेंजेस, बहुत तेज़ी से बदलाव उनके अंदर दिखते हैं। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, आप लोग खुद उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो 19 वर्ष तक आते-आते नियंत्रण में आती हैं, यानी कि वो कंट्रोल में आती हैं, वो बच्चे समझने लगते हैं, इट इज़ नथिंग एल्स दैट इज़ नॉर्मल फेनोमेना। हमारे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, या वो काउंसलिंग से समझ जाते हैं उन चीज़ों को।
विवेकात्मक रूप से परिपक्व होने लगता है, यानी वो समझने लगता है। ये कुछ नई चीज़ें नहीं हैं। अब उसके बाद एक जो सामाजिक समायोजन की बात आती है, ये तो समझ की है हम लोगों के लिए सामाजिक समायोजन किस तरह से वो एक सोशल एडजस्टमेंट की बात आती है। आता है मैं अच्छा अपने आप को देखता हूँ और बहुत खतरनाक चीज़ जन्म लेती है, जो प्रतिरोध होता है, वो अपने जो डिफरेंट सेक्स के प्रति ऐसी मतलब अनचाही चीज़ें या ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि उसको पसंद नहीं है या उसको ब्लैकमेलिंग या किसी भी तरह से वो सैटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। उसको ऐसी चीज़ें मतलब उसको एक तरह से अ, ऐसी चीज़ों को सामना करके या ऐसी चीज़ें बता करके या उसको डरा करके मतलब एक बहुत खतरनाक स्टेज है, जो जनरली उस एज में जाकर के बच्चे उसको करते हुए दिखते हैं हमें। यहाँ पर उनको काउंसलिंग या उन गलत चीज़ों का सहारा लेने से उन्हें रोकना होगा, यौन प्रतिरोध से। अदरवाइज़ वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं सोसाइटी के लिए भी और हमारे लिए भी। इनके प्रति सक्रिय विद्वेष एक्टिव हॉस्टिलिटी के रूप में परिभाषित किया गया है इसको। सिंपली इन शॉर्ट कहें, वही है कि वो एक तरह से दबाव, प्रेशर या कोई भी चीज़ें या पिक्चर के द्वारा एंड सो ऑन। आज तो एआई का ज़माना है, बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि बच्चे कहो तो मेल के द्वारा या किसी भी तरह से एक दूसरे को यानी डिफरेंट सेक्स को वो क्या करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, सैटिस्फाइड करने के लिए। तो ये जो सक्रिय विद्वेष की जो कंडीशंस हैं एआई के उसमें अभी फ़ोटो, पिक्चर एक्सेट्रा बहुत चीज़ों के द्वारा, ये जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है। इनको कंट्रोल करना या उनकी काउंसलिंग करना इस रिस्पेक्ट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। शैक्षणिक गिरावट और शोध ये बताते हैं जो एजुकेशन लेवल है, एकेडमिक लेवल है, क्यों गिर रहा है? ये भी हम देखेंगे, बहुत से बच्चों का गिर जाता है और बहुत से बच्चे अभी नॉर्मल स्थिति काम कर रहे हैं। या तो ये है कि अवास्तविक उच्च आकांक्षाएँ और माता-पिता का दबाव। यानी एक तो कारण ये है कि बहुत ज़्यादा ऊँची ये क्वेश्चन आपको जो होता है ना ऑप्शंस में बना देता है कि जैसे वो 3-4 ऐसे रख देगा, उसमें से एक पूछेगा इसमें से कौन-सा नहीं है सेक्शन गिरावट का कारण। तो ये इसलिए हमें इसको थोड़ा-सा समझेंगे। अवास्तविक उच्च आकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा वो पाल लेगा अपने से उम्मीदें ये सब चीज़ें कि जो उसके लिए रियल नहीं है। तो वो पूरी होती हुई नहीं दिखेंगी तो इमोशनल चेंजेस दिखेंगे और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। दूसरा माता-पिता का दबाव शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर देता है। यानी उस पर एक प्रेशर बनाए रखते हैं माता-पिता भी कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उसकी एकेडमिक जो चीज़ें हैं उसमें गिरावट लाएँगी। दूसरा जिन किशोरों को अपने साथियों से सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है, सोशल एक्सेप्टेंस की बहुत उम्मीद करता है। वो अपने को यूनिक दिखाने की कोशिश करता है, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन यदि उसको वो चीज़ें नहीं होती हुई दिखेंगी, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं आती दिखेगी या उसका डिसअप्रूवल दिखेगा, तो कहीं न कहीं उसको एक अपने आप से अच्छा फ़ील होना शुरू होगा कि वो अपने को अलग-थलग पाना शुरू कर देगा। कि जैसे 4 उसके मित्र हैं, यदि उसको सोशली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ भी, वो थोड़ा-सा उनमें अलगाव बनाना शुरू कर देता है। ये कहीं न कहीं उसकी जो शिक्षा है, उसमें रुचि का कारण बन जाती है। शारीरिक परिपक्वता के कारण साथियों की बढ़ती अपेक्षाएँ, इसमें उपलब्धि वाले या भगोड़े बना सकती हैं। यानी कि जो अंडर अचीवर्स या भगोड़े बना देंगी शारीरिक परिपक्वता के कारण। और शारीरिक परिपक्वता से आप इसको यदि समझें, साथियों की बढ़ती अपेक्षाएँ, यानी कि जो उसका पिट्यूटरी यानी सेक्सुअल ग्लैंड्स जो तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, उनसे सोशल जो उनके चेंजेज़ आ रहे हैं, पर्सनल चेंजेज़ हो रहे हैं, उनको नीड्स को उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए किशोर अपने जो निम्न उपलब्धि वाले या भगोड़े बन जाते हैं या छोड़ बैठते हैं उसमें भी यानी इमोशनल उन चेंजेस की वजह से भी। यानी ये इसको हम यदि शॉर्ट कहें तो ये एक संवेगों में आंधी भी है, दूसरी तरफ किशोर का बौद्धिक विकास अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर हैं। एक तरफ तो संवेगों की आंधी है, इससे चेंजेज आ रहे हैं, और एक तरफ बौद्धिक विकास।
यहाँ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का ऐसा पीरियड है कि जो इसका कम्युनिकेशन चलता है और हमें दोनों पे ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, बात करने वाले हैं हम लोग कि मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। जो पियाजे का दृष्टिकोण था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, उस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे जब पियाजे को अलग से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ इसके साथ ही, उसका कारण ये है कि हम उससे ना एक जुड़ाव फ़ील कर लेंगे कि एडोलसेंस को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में देखें तो पियाजे की कौन-सी स्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग माना गया है। इस स्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो एडोलसेंस स्टेज है, पियाजे की किस स्टेज के अकॉर्डिंग है। तो ये हमें बहुत ही मतलब कहीं न कहीं हमें एक लैंग्वेज बनाने में या उसका एक सीक्वेंस बनाने में चीज़ों को समझने में आसानी होगी, इसलिए हम इसके साथ में लेके चले हैं। मानसिक परिपक्वता की आयु को लेकर मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। जनरल बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन ये ऐसा अलग-अलग माना है क्योंकि मेंटल जो मैच्योरेशन है, तो किसी ने तो माना है कि बौद्धिक विकास 15-16 वर्ष तक पूर्ण हो चुका होता है। किसी ने ये माना कि 19 साल तक पूर्ण होता है। किसी ने माना कि 22 साल तक पूर्ण होता था। लेटर चाइल्डहुड के अंदर, यानी कि हम क्या देख के आए होते लेटर चाइल्डहुड में, हम लोगों ने देखा था कि लगभग 12 से 13 साल की एज तक आते-आते 90% तो मेंटल डेवलपमेंट था वो हो चुका होता है। ये जो लेटर चाइल्डहुड में 90% तक हो चुका होता है और उससे पहले जो था, जो अर्ली चाइल्डहुड था, हमारा प्राथमिक बाल अवस्था जो थी 2 टू 6 में लगभग 50% हो चुका होता है। 10% जो रिमेनिंग है, तो उसको टर्मन तो कह रहे हैं कि 15-16 साल में पूर्ण हो जाता है लगभग पूरा, यानी 100% उसको अचीव कर लेता है। और कह रहे हैं 19 साल तक, वो कह रहे हैं 22 साल तक, जबकि लर्निंग तो जीवन एंडिंग प्रोसेस है। बट मेंटल मैच्योरेशन की बात वो हो रही है, इससे मतलब है कि आप जो चीज़ें आप अटेन कर सकते हैं मैक्सिमम, फिर तो केवल उनका आर्गुमेंटेशन है, आर्गुमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो चीज़ें चलती हैं। जो आप जितना आप एक्युलरी जितनी चीज़ें आप लेना चाहते हैं, वो आपको पूर्ण क्षमता या पूर्ण चीज़ें आप ले लेते हैं। मैक्सिमम 20-22 साल तक बच्चा सब कुछ अटेंड कर लेता है, वो ग्रेजुएट भी हो जाता है, सब चीज़ें वो लगभग पूर्ण हो जाती हैं, उसकी एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चली जाती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मानसिक परिपक्वता को लेकर के कुछ चीज़ें रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सबका ही देखा जाए तो इस निष्कर्ष को हम बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है हमें इस पे निष्कर्ष करने की, क्योंकि ये अपना अलग-अलग व्यू है उन सब लोगों का। और ये नहीं बनाएगा कि कहाँ पर मेंटल मैच्योरेशन मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, जीन पियाजे के इस काल को समझेंगे, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। तो औपचारिक परिचालन की अवस्था या स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन को बोला गया, यानी एडोलसेंस स्टेज को राजे ने क्या नाम दिया था अपने जो 4 स्टेजेस के सेट में जो उन्होंने बताया, इसको एडोलसेंस को कॉरस्पॉन्डिंग टू औपचारिक परिचालन की अवस्था या स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था उन्होंने बोला इसको। ये भी क्वेश्चन आपको अगर पूछ लिया गया है कि जो किशोरावस्था है वो किसके इस पियाजे की किस स्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग है, किस स्टेज समतुल्य है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें होता क्या है, और एक प्रचलन की अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन जो पियाजे ने बोला है, तो क्या चीजें हैं, क्या इसकी क्वालिटीज हैं। तो क्रमबद्ध निगमनात्मक चिंतन यानी सिस्टमेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कहीं ना कहीं यहाँ शुरू हो जाती है, यानी कि निगमनात्मक चिंतन और एक आगमनात्मक चिंतन, लोग काम कर रहे होते हैं, एक निगमन और एक आगमन। मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालूंगा इन दोनों शब्दों पे। आगमन में हम क्या कर रहे होते हैं, किसी एक नई चीज को बना रहे होते हैं, बन रही होती है, आगमन हो रहा होता है, नई चीज का आगमन है। यानी जैसे मान लें कोई एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, डेरिवेटिव एक तरह से फॉर्म में, जैसे ड्राइव हो रहा है या बन रहा है, तो वहां हम आगमन करते हुए दिखते हैं, इंडक्टिव प्रोसेस तन करते हुए कहीं ना कहीं हम दिखते हैं कि हम बहुत सी चीज़ों को समाहित करेंगे और उनसे एक रिजल्ट निकाल करके लाएंगे, एक यूनिवर्सल एक जनरल रिजल्ट की हम बात करें। लीजिए कि वो बच्चा, मैं एक एग्जांपल लूंगा इसका, एक बच्चा है डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स ले रहा है, और डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स को लेकर के वो
को वो देखता है, उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनको माप करके और उनका सम लिखता है। मान लीजिए उनका इसने ए बी सी डी ये 4 ट्रायंगल बनाए, चारों ट्रायंगल्स के इंटरनल जो उसके एंगल्स हैं उनके सम उसने लिखे और उसने हर बार ये पाया कि जो ट्रायंगल का जो सम है हर बार पाया ये अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका ओवरऑल सम जो है उसने पाया कि 180 आ रहा है। फिर इसका भी उसने चेक किया, बी का भी, तो वो भी 180 उसको मिला, ए का भी, बी का भी मिला, डी का भी 180 मिला। तो यहाँ से वो क्या जनरलाइज़ कर रहा है? क्या है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180। यानी उसने एक चीज़ आगमेंट कर ली या फ़ॉर्मूला बना लिया, एक स्टेटमेंट बना लिया। रिटर्न प्रोसेस यानी आगमन यानी कि ड्राइव कर रहे हैं किसी चीज़ को, बना रहे हैं। उसने एक स्टेटमेंट बना लिया। अब जब उसने एक स्टेटमेंट बना लिया, तो उस स्टेटमेंट के आधार पर तो निगमन करता हुआ दिखेगा, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग करता हुआ दिखेगा। समस्याओं को सभी संभावित पहलुओं को परखता है और तर्क के आधार पर निष्कर्ष तक जाएगा। दैट इज द मतलब सिस्टमेटिक एंड डिडक्टिव रीजनिंग। यानी अब वो सपोज अब उसको मान लीजिए, अब उसको एक ट्राइंगल हम दे दें और उसका एक एंगल 45 दे दें और एक एक 60 दे दें और उसको निकालने के लिए उसको कहें ए बी सी एंगल में एंगल को निकालने के लिए कहें, वो कहीं ना कहीं क्या करता हुआ दिखेगा? डिडक्टिव यानी कि सिस्टमेटिक डिडक्टिव रीजनिंग करता हुआ दिखेगा, निगमन करता हुआ दिखेगा। यानी वो अपने आगमन पे जाएगा कि अच्छा तीनों कोणों का जो योग है वो 180 अंश होता है, और यदि 2 का इतना आ रहा है तो फिर मैं 2 के यदि उस तीनों वाले में से घटा दूंगा तो मुझे ये इसका तीसरे का मिल जाएगा। करता हुआ कहीं ना कहीं वो दिखेगा, जो लॉजिक्स है उनको जोड़ता हुआ वो दिखेगा। तो इसी तरह से वो और समस्याओं पे भी काम कर रहा होता है। तो उसके जो जितने भी पॉसिबल जो एस्पेक्ट्स हैं उन सबको वो देखता है और उनको परखता है। यानी वो एक हाइपोथेसिस बनाता है और उसकी टेस्टिंग करता है अपने जो आर्गुमेंट्स के बिहाफ पे निष्कर्ष निकालता है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब समझ पाए होंगे कि आगमनात्मक और निगमन जो है ये दोनों शब्द कैसे काम कर रहे हैं। हाँ, कोई जो एक हमारा स्टेटमेंट बन जाता है या फॉर्मूला बन जाता है उससे डिडक्ट करना, उससे निष्कर्ष निकालना। वैज्ञानिक और तार्किक सोच इसी की यानी कि औपचारिक परिचालन की अवस्था जो थी, इसी के स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन या एडोलसेंस स्टेज जिसको हमने, ये उसी की क्वालिटी है जो मेंटल डेवलपमेंट की बात हो रही है। यानी इतना मेंटल डेवलपमेंट उसके अंदर हो चुका होता है यानी वह अनुपयुक्त समाधानों को छांटकर अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने में सक्षम होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष यानी कि साइंटिफिक डिडक्शंस जो हैं उसके एस्पेक्ट्स हैं, यानी अपनी बात को तर्क से कह पाना या सिस्टमेटिक कह पाना या लॉजिक्स को सिस्टमेटिक अरेंज करके कह पाना, दैट इज द साइंटिफिक एक्सट्रैक्ट। बिना तर्क के बिना सिस्टम के कि वो कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच लॉजिकल नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं चीजों को कहने की कोशिश। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन भी करता हुआ कहीं ना कहीं हमें दिखेगा। अमूर्त चिंतन भी करता हुआ जहां पर हमें वो दिखेगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता हुआ इन सेंस। यानी अभी तक जो इससे पहले की जो स्टेज थी लेटर चाइल्डहुड, जैसे कि हम देखिए यहाँ पर हम देखें तो ये इस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस थी जो प्याजे ने दी थी। सेंसरी मोटर, हम इन पे सब पे अलग से भी बात करने वाले हैं, ये तो मैंने इसमें थोड़ा सा समझने के लिए हमने ये चीज़ें डाल दी थी। सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, तो यानी कि 2 to 7 ईयर, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर। तो जनरली अब देखिए ये 2 to 7 ईयर वाली जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये कौन सी स्टेज के इक्विवेलेंट है? यदि हम जनरली सोचें इसको, तो हमारा जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है अप्रोक्सीमेट उसके इक्विवेलेंट है प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है। ये हमारी कहीं ना कहीं बाल्यावस्था जो थी 7 to 12 6 to 12 वाली कहीं ना कहीं उसके कॉरस्पॉन्डिंग होती है। और जो 12 ईयर्स एंड लेटर जो प्रोफेशनल ऑपरेशनल स्टेज है, ये लगभग लगभग हमारी उस अवस्था की इक्विवेलेंट आ जाती है जो स्टेज है यानी कि एडोलसेंस के साथ। कहीं ना कहीं हमारा एक कनेक्शन बिल्ड हो गया
कि मतलब पूर्व प्रारंभिक अवस्था में क्या हो रहा होता है, उत्तर बाल्यावस्था में क्या हो रहा होता है और किशोरावस्था में क्या हो रहा होता है, और पियाजे ने किस हिसाब से उन तीनों का कॉग्निशंस के लिए अलग-अलग उनको बाँटा था, चारों के लिए। तो ये कहीं न कहीं हमारा ऐसे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए मैंने ये चीज़ें एक तरह से ओवरऑल मैंने समाहित करा था यहाँ पे, ताकि आप लोगों को जो हमने स्टडी की, वो कनेक्ट हो जाएँ पियाजे की इस थ्योरी के साथ में। क्योंकि हम अब जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। पियाजे की थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम कर रही थी। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसको यहाँ तक पूरा समझ पाए होंगे। नेक्स्ट एक बात और अभी है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मैंने इसको ऐड किया इसी वजह से, क्योंकि मैं इसका कनेक्शन आपके जो कॉलर की जो थ्योरी है, जो मोरल डेवलपमेंट की है, उसके साथ भी मैं कनेक्ट कर देना चाहता हूँ, ताकि हम जब उसको पढ़ेंगे तो हम समझ जाएँगे कि अच्छा बच्चा किस स्टेज में है अब। जनरली हम उसको बच्चे को ना प्रारंभिक उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था के संदर्भ में ही देख रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हीं अवस्थाओं के लिए नए-नए नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि अभी फॉर्मल स्टेज नाम दे दिया गया पियाजे के द्वारा, कि किशोरावस्था को। कोलबर्ग का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट जो था, इसके विषय में बात करें, नैतिक विकास के विषय में बात करें। अभी कोलबर्ग का हम पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, वो अलग से हम पढ़ेंगे। ये तो केवल एडोलसेंस के कॉन्सेप्ट में हम कोलबर्ग को पढ़ रहे हैं। एडोलसेंस के संदर्भ में कोलबर्ग ने क्या कहा था? या कौन-सी अवस्था में बच्चा होता है एडोलसेंस में? ताकि हमारा एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाए। क्या था उनका कहना कि किशोर अवस्था में बच्चे कोलबर्ग के नैतिक विकास की उत्तर रूढ़िगत अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होते हैं। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था के बच्चे जो होते हैं, नैतिक विकास के उन्होंने जो लेवल दे रखे थे, 6 स्टेजेस उन्होंने दी थी और 3 लेवल दिए थे। तो उसमें से जो पोस्ट यानी कि उत्तर रूढ़िगत अवस्था जो थी, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल था, उसमें कहीं न कहीं हमारे एडोलसेंस के बच्चे होते हैं। देखिए, आप इसको देखेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर। यहाँ किशोर सही और गलत का फैसला समाज के डर से नहीं कर रहे होते हैं। किस सही और गलत का फैसला, बल्कि अपने खुद के बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों और अपने विवेक से, उसके आधार पर कहीं न कहीं वो सही गलत का फैसला करते हुए दिखते हैं। यानी नैतिकता कुछ नहीं है, केवल सही और गलत का फैसला ही तो नैतिकता है। कोई चीज़ सही है और कौन गलत है, उसको जज करना, यही मोरालिटी होती है, यही नैतिकता है। तो स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट जो उन्होंने दी थी, 6 स्टेजेस दी थी, इन पर सब पे हम काम करेंगे अभी, तो हम कोलवर्क को अलग से पढ़ेंगे। तो इसमें भी आप देखें, कहीं न कहीं हमें साफ दिख रहा है कि यानी कि ये जो स्टेज थी, ये हमारे कौन-सी अवस्था के कॉरेस्पॉन्डिंग थी? 2 टू 7 वाली एप्रोक्सिमेटली किसके थी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये 2 चीज़ें होती हुई दिखती हैं, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। हम काम करने वाले हैं, इंटरेस्टिंगली काम करेंगे। तो ये तो मैं क्यों कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि हमें ये ऐसा फ़ील हो जाए कि अच्छा जब हम उसको पढ़ेंगे, प्री और कन्वेंशनल लेवल को पढ़ेंगे कॉलवर्क के को, तो आपको याद आएँगी चीज़ें कि अच्छा वो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है, यानी उसकी ये चीज़ें यहाँ कनेक्ट हैं। क्योंकि वही उसी के विषय में बात की जा रही है। मोरालिटी के विषय में बात की। यहाँ नेशनल लेवल को देखें 8 टू 13 ईयर में, ये हमारा लगभग-लगभग जो लेटर चाइल्डहुड वाला जो पीरियड, कहीं न कहीं वहाँ काम कर रहा है एंड ऑर्डर एंड गुड बॉय। पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि एडल्टहुड वाला जो कंडीशन है, जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो खुद से डिसीजंस लेने की जो चीज़ आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने यहाँ पर सारी जितनी भी जो एडोलसेंस से संबंधित चीज़ें थीं, मेट करने की कोशिश की है और उनको समझने की कोशिश की है कि किस तरह से वो सब चीज़ें थी और क्या-क्या क्वेश्चंस इसमें बन रहे थे, बन सकते कीजिए।